बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, बताइएगा ज़रा कि बिलावल भुट्टो साहब इतने एक्टिव हो गए हैं, मौलाना से मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, चाहते क्या हैं वो? एक तो आगाज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर रहे हैं कि करामत मुग़ल कहाँ है। तो मैं उनको बता दूं कि मुग़ल साहब जो हैं वो गुजरात गए हुए हैं अपने गांव। जी जी। तो जब वो वापस आ जाएंगे तो वो आपको दोबारा से नज़र भी आएंगे। करामत मुग़ल साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, करामत मुग़ल साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। मैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ इट इज़ माई इन्फॉर्मेशन, और फिर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपनी ज़िंदगी की प्रोबेबली अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल असाइनमेंट मिल गई है। ठीक है। और वो कहते हैं ना कि इफ ही पुल्स दिस ऑफ, अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो असाइनमेंट देने वालों की आशीर्वाद बिलावल हासिल कर लेंगे और फिर बिलावल का पॉलिटिकल फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो फिर मुहताज होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो वो जिस चीज़ की मुहताजी है बिलावल को, उसके हुसूल के लिए तगो-दो करनी है। लेकिन उनके टास्क दो हैं। एक असाइनमेंट जो उनको मिली है वो मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो जो है उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन एक असाइनमेंट है उस पर जरा आगाज में बात कर लेते हैं। एक असाइनमेंट है उनकी अपनी जाती, ठीक है, अपनी जमात की तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि डैमेज इतना बड़ा है, नुकसान इतना बड़ा है कि इसका अजाला इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो कई कई दिहाइयां लग जाती हैं। पाकिस्तान में तो मिसालें हैं ना, जलजला आया था 2005 का 8 अक्टूबर को जो आया था, कितने साल लग गए उसकी रिकंस्ट्रक्शन, फिर रिहेबिलिटेशन, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। फिर सैलाब जो अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान कई साल गुजर जाते हैं। 2022 में आया, उससे पहले 2009-10 का 11 का जो सैलाब थे वो इतने बड़े थे कि कई कई साल लग गए। वो फसलें उजाड़ के चला जाता है। बिलावल ने डैमेज कंट्रोल करना है, बिलावल ने इस वक्त फायर फाइटिंग करनी है जो कुछ हो गया है, और बिलावल के पास जवाब मौजूद नहीं है। और हैरान कुन तौर पर जो लोग उनके इंटरव्यूज कर रहे थे उनको मेरे ख्याल में पकड़ना चाहिए था, बिलावल को उन सवालों के ऊपर पकड़ा नहीं। वो जो इंतहाई अहम सवाल मिसिंग थे वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बिलावल ने इंटरव्यू दिया है ना, देखें, शहबाज सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका और शेक हो गई है इस वक्त। ये जो बड़ी बड़ी सियासी राजधानियां है ना, इनमें एक भौचाल आया है। ये वो नतीजा नहीं था जिसको वो अखज़ करके बैठे थे। वो तो मुबारकबादें दे रहे थे, वो तो विक्ट्री स्पीचेस तैयार करके बैठे थे, वो तो मुक्के लहराने की तैयारी करके बैठे थे। वो अब्दुल कादिर पटेल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पीछे अपना खान को हमने दर रगड़ा और वो वाले नारे लगा के, याद है जिस वक्त ये अदम एतमाद कामयाब हुआ था तो वो कैसे नाचते हुए पीछे आ रहे थे। ऐसे ही। तो वो तो इस किस्म के सीन्स बनाकर अपने जहन में बैठे थे। बिलावल अपनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास से खिताब करके बाहर निकले तो रिपोर्टर के सवाल के जवाब में वो तो ये बता रहे थे, आप सबको डेमोक्रेसी डे मुबारक। वो मौलाना फजलुर रहमान के घर से निकलते हुए विक्ट्री के साइंस बना रहे थे। ऐसे ही है। तो बिलावल अब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, 180 डिग्री पे मुख्तलिफ है। वो अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि मैं तो बहुत जमहूरी हूं, हमारी जमात तो कंसेंसस पैदा करने पे, इत्तफाक राय पैदा करने पे यकीन रखती है। पहले जरा सुन लें, दो चीजें बिलावल की मेजर हैं। उन्होंने इंटरव्यूज दिए और मैं आपको बता रहा हूं बिलावल के इंटरव्यू जो है, आपको याद हो कि आखिरी इंटरव्यू बिलावल ने कब दिया था? ये इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले। तो बिलावल तो मीडिया फेस अपना बना ही नहीं रहे, वो अचानक है, वो तो आते ही नहीं। ऐसा ही है। तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि जब ये हुआ हो तो किसी एंकर ने उसकी इतनी ज्यादा यानी कि इनग्रेस हो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तक कि वो उसे उठा के फ़ोन करे या उसके स्टाफ के किसी बंदे को फ़ोन करे कि भाई इतना बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर क्रिएट हुआ है, मैं इसके ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की राय जानना चाहता हूँ, तो वो राय देने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी राजी हो जाए? ऐसा नहीं हुआ। ये इंटरव्यू बिलावल की ख्वाहिश पे, बिलावल के कहने पर बिलावल हाउस से कॉल्स गई हैं। उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने वसीम बदामी ये खुद उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के एंकर्स के, अगर एंकर ने लाइन अप किया होता और एंकर ने इंटरव्यू जो है वो खुद से कोशिश करके हासिल किया होता तो वो रेगुलर प्रोग्राम में होता, न्यूज़ बुलेटिन के दरमियान ना होता। ऐसे ही। और उस पर चैनल की मैनेजमेंट्स ऑन बोर्ड ना होती, चैनल की मैनेजमेंट्स भी ऑन बोर्ड थी भाई। तो वो ये है बेसिकली प्लान बी, और इस टास्क के कुछ हिस्से हैं।
पहले ज़रा सुन लेते हैं कि बिलावल ने हामिद मीर के शो में क्या बात की और वसीम बदामी के शो में। पहले वसीम बदामी साहब के शो का ज़रा क्लिप सुन लेते हैं और फिर हामिद मीर का क्लिप सुन के मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली बिलावल का टास्क है क्या, अब नज़र क्या आता है और इस पॉलिटिकल असाइनमेंट की कामयाबी की सूरत में बिलावल को क्या मिल सकता है। कोई इस बात में शक तो नहीं है या है कि 26 अक्टूबर 2024 मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे? मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। 26 अक्टूबर 2024 को होतेगा हलफ ले लेंगे, शायद आपको भी दावतनामा हो तो आप भी शायद जाएंगे हलफ बर्दारी की तकरीब। ना कोई वजीर हूँ ना किसी अहदे पे हूँ कि मुझे ये दावत वालिद मोहतरम होंगे, शायद मैं अपना वालिद को कंपनी करते हुए आउट सर्विस पे जाऊँ, लेकिन वैसे तो कोई इरादा नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें अच्छा, बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि बिलावल ने या हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है और वो तो काजी साहब को बनाना चाहते थे चीफ जस्टिस, या उनको रखना चाहते थे, या उनको तोसी देना चाहते थे, या वो ये चाहते थे कि 68 साल कर दें। तो ये को बहुत बड़ा यू टर्न हो गया, हुकूमत की पोजीशन या बिलावल की पोजीशन तब्दील हो गई है और अब ऐसा नहीं होगा, अब तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये नहीं बताया कि वो जो चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह, वो किस अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। अगर तो एक आईनी अदालत बननी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर बननी है, जो जिसके मातहत आ जानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका सिविल अदालत की तरह का इख्तियार होगा, जिसने शादी ब्याह के लड़ाइयों के मुकदमात निपटाने होंगे, जिसने बच्चों की कस्टडी किस को वालिद को मिलनी है या वालिदा को मिलनी है, कत्ल डकैती की अपीलें भुगतानी है, जिसने टैक्स के मामलात, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के मामलात, इंतजामी झगड़ों के मामलात सुलझाने हैं, तलाकों के भी क्या, हाँ तलाकों के सुलहनामे करवाने हैं, ये काम करना है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट उसके चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह, बिलावल क्लियर कट कह देते कि कोई आईनी अदालत नहीं बन रही और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, या आईनी अदालत बन रही है लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो बिलावल ने ये तो नहीं कहा, बिलावल ने कहा चीफ जस्टिस होंगे। तो अभी ये मामला जू का तू मौजूद है। अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब के शो। हामिद मीर साहब के शो पे बिलावल भुट्टो जरदारी, और फिर मैं आपके सामने कुछ सवालात रख दूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लें कि बिलावल जो अपना इस वक्त जमहूरी चेहरा प्रोटेक्ट करने की या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस कदर जमहूरी है या फिर वो किस कदर मजबूर शख्स हैं इस वक्त। जो मीडिया में ड्राफ्ट सामने आ रहा है, मेरा ख्याल में उस ड्राफ्ट में तो वो दैट इज नॉट अ रियल ड्राफ्ट, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हुकूमत कोऑपरेट करना चाहता था, लेकिन उसमें ऐसी भी चीजें हैं जो शायद उस ड्राफ्ट में नहीं था। जहां तक मेरा पार्टी का मौक़िफ़ इस फार एज do you support it as a whole or do you support it as a part, देखो जो आइन साजी का तरीक़ाकार होता है या जो कानून साजी का तरीक़ाकार होता है, वो आप अपना एक, जैसे मेरा कोशिश होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने और मेरा कोशिश होगा कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे, वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहां से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा इसको तोड़ के सुन लें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। बिलावल ने कहा है कि जो मीडिया में ड्राफ्ट आ रहा है वो असल मुसव्वदा नहीं है, वो असल ड्राफ्ट नहीं है। तो जमहूरियत का तकाजा है, शफाफियत का तकाजा है कि आप पाकिस्तान के मीडिया को जो असल ड्राफ्ट नहीं मिल रहा तो आप असल ड्राफ्ट दिखा दें। क्या बिलावल को इजाज़त है असल ड्राफ्ट दिखाने की? हमें तो यही लगता है, हम तो यही नतीजा अखज़ करेंगे कि बिलावल को ये इजाज़त नहीं है कि वो असल ड्राफ्ट सामने रख दे, जैसे उनको इजाज़त नहीं है कि जिस हल्के से वो हारे हैं इलेक्शन लाहौर के जी अता तारड़ के मुकाबले में, ऐसे ही है, उनको शिकस्त फाश हुई है, उस हल्के के
हर पोलिंग स्टेशन पे उनका पोलिंग एजेंट मौजूद था ना। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एक पार्टी का चेयरमैन जहां इलेक्शन लड़ रहा होगा उसके हर पोलिंग स्टेशन पर उसका पोलिंग एजेंट बैठा होगा, और ये भी मुमकिन नहीं है कि उसके पोलिंग एजेंट ने अपने चेयरमैन के रिजल्ट की फॉर्म 45 की कॉपी नहीं ली होगी। बिल्कुल ली होगी। तो जो इस वक्त इतना बड़ा सियासी वबाल बना हुआ है पाकिस्तान में, जितने बड़े क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान बन गए इस पार्लियामेंट पे, पीपल्स पार्टी पीटीआई क्लेम कर रही है कि हम जीते हैं नशिस्त, तो बिलावल भुट्टो जरदारी उठा के मुंह पे मारे उनके फॉर्म 45 और कहे कि ये लो फॉर्म 45, इस पे अपना रिजल्ट चेक करो, वेरीफाई करो, तुम हारे हो या तुम जीते हो, गलत साबित कर दे उनको। बिल्कुल ऐसे ही। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अता तारड़ की सीट का प्रोटेक्टर है टेक्निकली, वो अपने दस्तावेजात सामने रख दें। तो ये जो मुसव्वदा है जिसके ऊपर इतनी बड़ी हाहाकार मची हुई है, तो इसका असल मुसव्वदा जो मीडिया में नहीं आ रहा, तो वो मेहरबानी करें, आप एक बड़ी जमात के जो चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, जिसके फाउंडर ने पाकिस्तान का पहला मुतफिका आइन दिया, जिसकी वालिदा ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आपके लोग कोड़े खाते रहे, आपकी एक लंबी हिस्ट्री है, तो आज आप उठा के मुसव्वदा सामने रख दें, जमहूरियत का तकाजा पूरा करें। अच्छा, फिर आगे बिलावल कहते हैं कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हुकूमत तरमीम करना चाहती थी। इस बात से मैं एग्री करता हूं, ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन यहां पर बिलावल देखिए कर क्या रहे हैं। मैं उर्दू नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है कि उसको गाली के तौर पे लिया जाता है, लेकिन एक चीज होती है जिसको कहते हैं कमेलियन जो है ना, उसमें उसको जिन लोगों ने देखा है, वो अगर सब्ज रंग के पत्तों पे, दरख्त पे जैसे ही पाँव रखता है, हाथ रखता है, तो उसके जिस्म का रंग बहुत तेजी के साथ तब्दील होता है, वो सब्ज हो जाता है। वो जब भूरी चीज पे रखता है तो वो हो जाता है। ये इसे कहते हैं रंग बदलना। बिलावल जो एकदम से रंग बदलने की कोशिश कर रही है ना, इतना आसान नहीं है। अब देखें 90s, जाहिर है कि इनकी परवरिश जिन सियासी हाथों में हुई है, उन्होंने 80 की दिहाई, 70 की दिहाई, 90 की दिहाई की सियासत की है, अर्ली 2000s की है। बिलावल खुद एक और जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, बिलावल जनरेशन वाई से हैं, वो भी जनरेशन जेड से नहीं है। बिलावल भी जो हमारे वाली लॉट है, यानी कि हाँ, क्योंकि गालिबन 88 की इनकी पैदाइश है, 88 की है, 88 की पैदाइश है, तो ये भी उस जनरेशन से हैं जो 81 से 96 के दरमियान पैदा हुई थी, ये भी इससे पहले वाली जनरेशन है। तो बिलावल की जो सियासी तरबियत, उनको लगता है कि वो बड़े आराम से किसी को भी पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना आसान है। ओ भाई, आप जो ये अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तमाम गुफ्तगू में हामिद मीर साहब के साथ, तो आप हमें ये बता दें कि जिसमें आप ये कह रहे हैं मैं मिलूंगा, ये मैं जमहूरी तकाजा पूरा करूंगा, फलां जमहूरी तकाजा पूरा करूंगा, तो आपके वालिद साहब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वो मौलाना फजलुर रहमान से जाके उनके घर मुलाकात करके आए, ऐसे ही आपने इतनी जाके मुलाकातें की, आपने विक्ट्री साइंस बनाए, आपने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दी, जो आपकी पार्लिमानी पार्टी का ज्वाइंट मीटिंग हुई थी जिसमें सेनेटर्स और एमएनएज मौजूद थे, आपने उनको कहा कि आपने वोट देना है इसके हक में। तो अभी कंसेंसस अगर बिल्ड नहीं हुआ था तो आप वोट किसके लिए मांग रहे थे? और मुसव्वदा जो है वो अगर ये नहीं था, वो दूसरा था कि आपने सर्कुलेट किया था अपनी पार्टी में। मैं आपको गारंटी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पर यकीन होकर ये बात बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के किसी एमएनए के पास ड्राफ्ट नहीं है, वो तो हुकूमत के पास, सेनेट के किसी सेनेटर के पास। हुकूमत वाली बात तो हम बाद में करेंगे ना, हम तो बिलावल को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। बिलावल के पास मुसव्वदा क्या उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ शेयर किया? नहीं किया। उन्होंने फिर किस तरह इंस्ट्रक्शंस पास कर दी? मौलाना से वोट क्यों मांगने गए थे? अगर वो मुसव्वदा उसकी कुछ बातों से आप भी अग्री नहीं करते और अब वो निकलनी है और आपने एक नया इत्तफाक राय पैदा करना है, तो फिर आपके वालिद साहब और आप मौलाना फजलुर रहमान से वोट क्यों कर मांगने गए थे? क्या इसका कोई जवाब है? आप लोग नंबर्स पूरे होने के दावे और विक्ट्री साइंस क्यों बना रहे थे? इसका तो जवाब आपके पास है नहीं। अच्छा, बिलावल कहते क्या कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हुकूमत तरमीम करना चाहती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस ड्राफ्ट में नहीं थी। जहाँ तक मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम इसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं या इसके कुछ हिस्से को सपोर्ट करते हैं, तो जो आइन साजी का तरीक़ाकार होता है या जो कानून साजी का तरीक़ाकार होता है, तो जैसे मेरी कोशिश होगी कि आइनी अदालतें बने, हमारी कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जो में जुडिशल तकर्रियों का तरीकाकार रखा गया था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए।
उसको हासिल करने के लिए मुझे हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके भी मुजव्वज़ा तरामीम को मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना असल ड्राफ्ट आइनी अदालतों और मिसाक जमहूरियत के हवाले से तैयार किया हुआ रखा था और वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात से शेयर करेंगे। मौलाना अपने किसी ड्राफ्ट पर भी काम कर रहे हैं, फिर हमारी ये कोशिश होगी कि कम अज़ कम आपस में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी वाज़े तौर पर ये इशारा करती है बिलावल भुट्टो की जो गुफ्तगू है, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, जो उसमें बातें की हैं कि जो काम बेसिकली इतवार 15 सितंबर रात 11:15 बजे से पहले करने का था, जो अप्रैल से कहानी चल रही थी कि जुडिशल पैकेज आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो आपने उस वक्त करनी थी ना, वो आपने नहीं की। तो जो आप अब कर रहे हैं बेसिकली आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं। आप आग लग चुकी, इमारत आधे से ज्यादा जल चुकी, अब आप फायर ब्रिगेड लेकर पहुंचे हैं, आपने वहां पर आग बुझाने के आलात पहले से नहीं किए हुए थे। यहाँ एक मेरा सवाल है कि क्या बिलावल भुट्टो स्पेस गेन नहीं कर रहे? जो ब्लंडर नून लीग ने किया है वो स्पेस वो गेन कर रहे हैं कि मैं अब आऊँ फ्रंट फुट पे खेलूँ और मैं छक्का मार जाऊँ। एग्जैक्टली अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो जाते हैं, अगर बिलावल मौलाना को पुल करने के में कामयाब हो जाते हैं अपनी तरफ, अगर बिलावल पीटीआई से कुछ तरामीम के ऊपर ओके लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो बिलावल की एक बहुत बड़ी सियासी जीत होगी। और ये एक बड़ी असाइनमेंट है कि अब ये इतना फियास्को जो हुआ है, इतना बड़ा जो डिज़ास्टर हुआ है, इतना बड़ी जो फाइट हो गई है, ये जो सारा सीन जिस तरीके से फैला है, इसके ऊपर अगर बिलावल ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बिलावल मंजूर नज़र हो जाएंगे कि अच्छा हाँ जी इस लड़के में स्किल है। देखिए मेरी तो फिर जो पाकिस्तान की जो ताकतवर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका जिस किस्म का किरदार है वो ढका छुपा नहीं है। तो हो सकता है कि वो जो हुमा है, इक़्तिदार का हुमा है ना, वो उड़ रहा होता है अगला, वो जाके जिसके सर के ऊपर बैठता है, नहीं वो अगला इक़्तिदार का हुमा असल में तो अवाम का वोट होगा। अवाम ये नहीं देख रही कि बिलावल करते क्या रहे हैं और अब क्या बातें कर रहे हैं। ये तो आज का कंडक्ट है नहीं। बिलावल ने तो तमाम अपने पॉलिटिकल कंडक्ट में ही डिड नॉट फॉलो इनटू द फुटस्टेप्स ऑफ, यानी कि चाहे कुछ बुरे एक्शंस भी होंगे लेकिन उन्होंने जो अपनी लेगेसी है पीपल्स पार्टी की उसके फुटस्टेप्स को तो फॉलो नहीं किया। तो अभी भी बिलावल जाहिर है कि फेस सेविंग भी कर रहे हैं। तो इतनी जो सूरत हाल हो गई है, जो जुजियात सामने आई हैं तरामीम की, तो वो लोगों के जहनों में सवाल है कि बिलावल की पार्टी, बेनज़ीर की पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, ये इन लोगों की पार्टी ने ये चीज़ें भी मान ली थी। ख़ास तौर पे वह आर्टिकल 8, आर्टिकल 199 जिनके बारे में कहा जा रहा है कि खौफनाक है, भयानक है, उसके लिए एग्री कर लिया था। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल कामयाब मुझे नहीं लगता होंगे। लेकिन यह फ़्लाइट जो है ना, वो जिस तरह कहते हैं कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं, टेक ऑफ करता है, तो कैप्टन जब अपना बताता है तो उनको ऑन बोर्ड वेलकम करने के बाद ये भी कहता है कि जो फ़्लाइट है वो गैर ज़रूरी तौर पर ना हमवार हो सकती है, टर्बुलेंस हो सकती है, तो सीट बेल्ट बांध कर रखें। तो अभी आपको कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। एक सवाल है मेरा जाते जाते, वसीम बदामी के शो में वो कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर को मेरा जो चीफ जस्टिस होगा वो मंसूर अली शाह साहब होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। मेरा नहीं कहा लेकिन उन्होंने हाँ चीफ जस्टिस होंगे, वज़ारी बात उनका भी होगा। यहाँ वो कह रहे हैं कि कायनी अदालत की मैं सपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे उन्होंने बताया दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उन्होंने ये नहीं बताया ना कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो वो खुल के बताना चाहिए था, या चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट होंगे जिसको आप टूथलेस बना के, जिसको आप बिल्कुल ही, जिसके इख्तियारात उस अदालत को आप एक सिविल कोर्ट की तरह की अदालत, थोड़ी सी एम्पावर्ड और आखिरी उस पर जजमेंट देने वाली, आप तो उसके ऊपर एक और जुडिशियल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने तो ये नहीं कहा ना कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि जो आईनी तरमीम आ रही है उसमें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होंगे और वो चेयर किया करेंगे मीटिंग जजेस की, अपॉइंटमेंट की एंड वगैरह वगैरह वगैरह। जी देखते हैं कि मैडे की कॉल आती है या बिलावल भुट्टो साहब कामयाब होते हैं। मुझे और ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।